एवरीवन। तो हम पेप्टिक अल्सर के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ईटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लिया था। इसके बाद इसका जो डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आज हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ये भी एक पेप्टिक अल्सर का ही टाइप है। ड्यू टू ड्रग्स नसेट्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, अल्कोहल, कॉफ़ी या टी, excessive secretion of HCl and decreased mucus secretion, breakdown of mucous membrane of stomach, acid enter into gastric mucosa, gastric ulcer। मतलब किसी भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कारण, अल्कोहल के कारण, कॉफ़ी के कारण या टी के कारण क्या होता है, जो हमारे स्टमक है या गैस्ट्रिक है उसमें HCl का सिक्रेशन एक्सेसिव होने लगता है। ये क्या करते हैं, HCl के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। और जब एसिड का सिक्रेशन कम ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इन ड्रग्स वगैरह के कारण एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो गया। जिससे क्या होगा, जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये एसिड ब्रेक डाउन करने लगे यानी तोड़ने लगेगा। जिससे क्या करेगा, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक की टूट जाएगी तो जो एसिड है वो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंटर कर जाएगा और अल्टीमेटली वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। तो ये हो गया गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में कि किसी भी ड्रग्स के कारण या अल्कोहल, कॉफ़ी, टी के कारण एसिड का सिक्रेशन एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो गया, जिससे हमारे स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी। तो एसिड हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में चला जाएगा और वहाँ वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो ड्यू टू फास्टिंग, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, HCl सिक्रेशन लेवल इंक्रीजेज, दैट लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर। जब कोई पर्सन फास्ट रखता है यानी व्रत रखता है तो वेगस नर्व जो होती है उसका स्टिमुलेशन हो जाता है। जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो जो हमारे गैस्ट्रिक के सिक्रेशन है वो ज़्यादा होने लगते हैं। गैस्ट्रिक का सिक्रेशन ज़्यादा होता है जिससे कि स्टमक में एसिड भी बनता है, HCl, उसका भी सिक्रेशन अपने आप लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब HCl का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वही कंडीशन होती है कि वो HCl हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को, ड्यूडेनम की जो म्यूकस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करती है, फिर एसिड इंटर कर जाता है जिससे कि ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर की। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या है। तो वही हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके लैब टेस्ट करवाएंगे, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी या बायोप्सी कराएंगे जिससे पेप्टिक अल्सर का पता लग सके। अपर GI सीरीज मतलब अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो जो पार्ट्स आते हैं उनका एग्जामिनेशन करेंगे, CT स्कैन कराएंगे। CT स्कैन का फॉर्म कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है। अब इसके पेप्टिक अल्सर हो गया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। हेमरेज यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उससे मतलब रप्चर्ड हो जाती है तो इससे ब्लड हेमरेज मीन्स होता है कि जो रप्चर्ड ब्लड वेसल होती है उससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगना। परफोरेशन यानी कि होल हो जाना, किसी ऑर्गन में होल हो जाना या रप्चर हो जाना उस ऑर्गन का। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स जो होता है कि अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में हमको देखने को मिलता है कि जो स्टमक है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जो पाइलोरिक वाला पार्ट है उसमें जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में नहीं जा पाता, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आ जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर आल्सो एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी। अगर गैस्ट्रिक अल्सर का टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी भी हो सकती, डेवलप होने के चांसेस। मेलिग्नेंसी में सबको पता है कि ट्यूमर कैंसर का डेवलपमेंट, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट आपने सुना ही होगा, तो मेलिग्नेंसी कैंसर का भी चांसेस है। पेनिट्रेशन पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है यानी पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है। गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला यानी फिस्टुला मीन्स एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। तो इसमें किसके किसके बीच एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, गैस्ट्रोकोलिक यानी गैस्ट्रिक और कोलोन वाले पार्ट में, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम कोलोन रेक्टम, तो गैस्ट्रिक और कोलोन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। इसके ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं।
इसके मैनेजमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, जिससे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट तीनों ही पार्ट्स आराम से कवर कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।